वर्ल्ड दिस वीक में आपका स्वागत है। हर हफ्ते की तरह एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं, पिछले हफ्ते हुई दुनिया भर की खबरों को लेकर। हम उन खबरों की चीर-फाड़ करेंगे और वो चीर-फाड़ करने में सहायक होंगे हमारे एक्सपर्ट मेजर जनरल एएस कार्की। जनरल साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। धन्यवाद। और एक हफ्ते का ब्रेक के बाद मैं वापस आया हूँ। बड़ा अच्छा जी। लग रहा है और काफी चीजें हो चुकी हैं, बात करने में इंटरेस्ट है इनका। जी। जी, जी, बिल्कुल। जनरल साहब, सबसे पहले तो अपने देश की सुरक्षा की बात कर लें। हमारे आकाश की सुरक्षा कितनी है, हम सब लोग मानते हैं 2014 के बाद काफ़ी डिफरेंस आया है। लेकिन राफ़ेल जब से आया है हमारी एयर फ़ोर्स में, उसकी खरीद हो रही है। सीसीएस के पास ये 114 राफ़ेल की और खरीदने की इसकी फ़ाइल भी पहुँच गई है। वो सब भी बात हो रही है। साथ-साथ F-35 की भी बात हो रही है कि वो भी ऑफ़र है हमारे पास। तो भारत को कौन-सा लेना चाहिए हवाई जहाज़, फाइटर प्लेन जो लॉन्ग टर्म में हमें मदद करे और किसी दूसरे देश के सामने याचक की मुद्रा में ना खड़ा करे? तो आपकी एक्सपर्टीज़ क्या कहती है? आपने क्या देखा है? क्या होना चाहिए? कौन-सा ऑफ़र हमें लेना चाहिए? जनरल साहब। जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से इसका जवाब, इस सवाल का जवाब भी काफी आसान है। देखिए, F-35 एक अमेरिकन लड़ाकू हवाई जहाज है जो कि स्टेल्थ कैटेगरी, जिसमें स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि ग्राउंड रेडार्स जो होते हैं, जो कि दुश्मन की टो लेते हैं, उनको इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और ये अदृश्य होके, आप समझिए कि ये जाके अटैक करके आ सकता है। और ये अदृश्य होने के लिए इसके डिजाइन में काफी कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं और कुछ लिमिटेशन आ जाते हैं। जैसे कि इसका जो शेप ऐसा होता है कि इसमें बाहर की तरफ कुछ भी नहीं आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये रडार की वेव्स को रिफ्लेक्ट और उसको डिफ्लेक्ट करता है। अगर इसमें कोई बाहर से चीजें होंगी तो वो उसका रडार में इमेज को बढ़ाता है। तो इसलिए एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स, एक्सटर्नल वेपन पॉड्स जो पंखे के नीचे आप लगाते हैं, मिसाइल वगैरह, वो अगर लगाएंगे तो इसकी स्टेल्थ खत्म हो जाती है। ये चौड़ा बिल्कुल चिकना होता है और बिल्कुल स्मूथ होता है, और वो अगर प्रोफाइल इसकी खराब हो जाए तो वो स्टेल्थ उसकी खत्म हो जाती है। ये जो बॉम्ब वगैरह है वो भी अपने पेट के अंदर फोल्ड करके ले जाता है, बाहर से नहीं ले जाता है। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है, और ये इसकी लिमिटेशन भी हो जाती है अगर इसको लॉन्ग रेंज पे जाना है या इसको ज्यादा मिसाइल कैरी करनी पड़ती है। तो ये एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का होता है। जबकि अपना रफाल जो है वो 4.5 जनरेशन है, नियर स्टेल्थ है। मतलब ये है कि स्टेल्थ का मतलब ये है कि रडार आपको देख सकता है कि नहीं देख सकता है। तो जहां तक कि F-35 ये काबिलियत रखता है अपने रडार एब्जॉर्बेंट पेंट और ये शेप वगैरह से कि वो करीब करीब ना दिखे। लेकिन F-35 जो है वो, सॉरी, रफाल जो है वो अपने को भी रडार में छोटा दिखाता है बाकी हवाई जहाज में, पर एक F-35 की तरह वो अपने को नियर इनविजिबल स्टेल्थ में कैटेगरी में नहीं आता है। लेकिन उसके अलावा भी हवाई जहाज में बहुत कुछ काबिलियत होती है जिसको हम देख सकते हैं। जहां तक कि स्पीड का सवाल है, जहां तक कि ऊंचाई में जो सीलिंग है उसकी, फ्लाइट में कौन कितना ऊंचा उड़ सकता है, वो लड़ाई में कितना मनूवरेबल है, क्योंकि इसमें एक सिस्टम है कनार्ड्स, मतलब पंखों के आगे भी छोटे पंखे और होते हैं, ताकि ये बहुत जल्दी अपना डायरेक्शन बदल सकता है, वो है। और इसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है, एक स्पेक्ट्रा करके है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, काउंटर युद्ध करता है, वो बहुत हाई स्टैंडर्ड का है। उधर ही जो आपकी F-35 है, उसमें क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक फिफ्थ जनरेशन है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया है, सेंसर फ्यूजन है, मतलब जितने भी प्रकार के उसको इनपुट्स मिल रहे हैं वो इसको एआई के तरीके से वो उनको एक साथ डिस्प्ले करके फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकता है। और एक नेटवर्क एनवायरनमेंट में, यानी वो अपने साथ एवेक्स, बगल के हवाई जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर, इन सबको एक नेटवर्क में लेके एआई कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पायलट के लिए बहुत सहायक होता है। और जो पायलट की हेलमेट है उसमें सारी इंफॉर्मेशन उसकी स्क्रीन पे आ जाती है। जबकि रफेल में अभी तक ये फ्यूजन का सिस्टम नहीं है, सेंसर फ्यूजन का। और एक हेड अप
डिस्प्ले होता है, उसकी विंड स्क्रीन में पूरी इंफॉर्मेशन आती है, हेलमेट में वो इंफॉर्मेशन नहीं आती है, जो कि एक F-35 में है। तो F-35 जिस अगर हमें स्टेल्थ चाहिए और हमें फ्यूचरिस्टिक उसका चाहिए तो वो है F-35 में। लेकिन रफाल अपनी मनोवरेबिलिटी यानी कि उसकी घूमने की शक्ति, जी टर्न लेने की शक्ति, जो उसका एक्सेलरेशन है, उसकी हाइट सीलिंग है, और अगर डॉग फाइट में लग जाता है तो उसकी पलट खाने की जो काबिलियत है वो ज्यादा अच्छी है। तो इन दोनों में खासी टक्कर है। सवाल ये है कि किस देश को क्या रिक्वायरमेंट है। जहां की अगर आपको छुप के दुश्मन के अंदर जाना है तो F-35 ज्यादा है, लेकिन आपने दुश्मन को दूर से लेना है या फिर बहुत लॉन्ग रेंज, बहुत पीछे से टेक ऑफ करके लंबी रेंज पे आना है, तो उसमें आपको रफाल ज्यादा है। रफाल जो है अपने पिंग्स के नीचे बॉम्ब्स, मिसाइल्स वगैरह, उसके पास जो हार्ड पॉइंट्स है वो अधिक है और उसको इस्तेमाल करता है। जबकि F-35 अगर अपने बाहर पंखों के नीचे, विंग्स के नीचे मिसाइल और बॉम्ब लेके जाए तो वो स्टेल्थ नहीं रहता है। तो ये दोनों के बीच में कंपैरिजन मैंने टेक्निकल टर्म्स में किया है। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, हमें कॉस्ट देखनी पड़ेगी, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगा, प्रेजेंट एनवायरनमेंट में जो आपके पायलट्स की ट्रेनिंग है, आपके पास ग्राउंड हैंडलिंग, उसकी जो मेंटेनेंस फैसिलिटी है, और कॉमनलिटी ऑफ फ्लीट। मतलब आपको, जैसे इंडिगो एयरलाइन है वो सिर्फ अपनी एक किस्म का हवाई जहाज उड़ाती है, A320। तो उसकी पूरे के पूरे पायलट्स, ट्रेनिंग, मैकेनिक, वो एक ही चीज में उसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह सब जगह हाजिर होते हैं। वैसे ही अगर आप देखो, रफाल हमारे पास पहले 36 थे, 26 हमने नेवी के लिए ले लिए। तो हमारे पास, जिसको आजकल बोलते हैं इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम पहले से ही रफाल्स के लिए बना हुआ है। हमारे पास रफाल में ट्रेन पायलट्स हैं। रफाल जो है वो हमारे बाकी जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, जैसे कि आपके सुखोई है, मिराज है, इनके साथ इंटीग्रेटेड है, ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम का इंटीग्रेटेड है। हमारे पास उसके रिपेयर के, मेंटेनेंस के हब्स हैं, और ये चीज बनाने में सालों साल लग जाते हैं। और इसकी इन्वेंट्री जो है, आप जिसकी इसकी लाइफ होती है उतनी आप इन्वेंट्री भी रखते हैं, मतलब स्पेयर पार्ट्स वगैरह। एक नया अगर कोई खिलाड़ी आ जाता है, F-35 अमेरिकन है, उसके सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट होंगे। उसके हर चीज अमेरिका में बनी हुई है और रफाल की हर चीज यूरोप में बनी है। मतलब अगर आप आज रफाल और लेते हो तो आपके पास पहले से ही उसके स्पेयर पार्ट वगैरह पड़े हुए। आप लगा लीजिए मारुति कार ले लो, या फिर आप कोई फॉरेन से एक इंपोर्ट करके लिया हो नई गाड़ी अमेरिका की, जो अभी तक कभी इंडिया में आई ही नहीं है। जैसे लेक्सस ले लीजिए, आप कोई भी उसकी ले लीजिए। तो आपको पूरा पूरा उसका सिस्टम एक यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा, पायलट्स की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो एक एयरफोर्स के पास विभिन्न प्रकार के हवाई जहाज, उसके लिए विभिन्न प्रकार के इंजीनियर, विभिन्न प्रकार के मेंटेनेंस डिपो, विभिन्न प्रकार की लाइंस लगानी पड़ेंगी। और ये ठीक नहीं होता है। हमारे लिए लायक यही है कि हम जो पहले हमारे पास आते जा रहे हैं उसी का हम थोड़ा ज्यादा भी ले लें। क्योंकि फ्यूचर में अगर आप देखें तो हमारे को अगर आज की तारीख में या F-35 और चाहे Su-37 हो या रफाल हो, क्यों चाहिए? वो इसलिए कि आज की तारीख में हमारी जो 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, वो हमारी स्ट्रेंथ गिर के 30 के आसपास आ गई है, और गिरते आ रही है। हमें जल्दी से जल्दी रेडीमेड प्रोडक्ट चाहिए। अगले 10 साल तक हमको एक स्टॉप गैप लगाने के लिए, स्क्वाड्रन्स की स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए। उसके बाद तो हमारे तेजस मार्क 2 और हमारा एम का, ये 2028-30 तक तेजस मार्क 2, और उसके बाद 35 तक जो है आमका के आने की उम्मीद है। और ये दोनों जो है, एम का जो है वो 5th जनरेशन फाइटर होगा, और ये हमारा लेगा। अभी अगर आज की तारीख में देखिए तो रफाल के लिए एक दो चीजों की बातचीत हो रही है कि हमें इसका सोर्स कोड नहीं मिलता है, और हमारे क्या इसमें मेट्योर मिसाइल अभी तक इंटीग्रेट हुई है कि नहीं हुई है। तो ये तो अभी नेगोशिएशन की बात है। हाँ, जब अगर आप पीछे की तरफ ले जाएंगे, जब ऑप सिंदूर हो रहा था उसके पहले एक अर्जेंट हमने रिक्वेस्ट दी थी फ्रांस को कि हमें सोर्स कोड दे दीजिए रफाल का, क्योंकि हम उसमें अगर अपनी कोई अस्त्रा मिसाइल या कुछ अपना एड ऑन करना चाहते हैं तो उसके सॉफ्टवेयर में ये इंटीग्रेट हो सकता है, जो कि उसमें नहीं, लेकिन उस समय हमें नहीं मिला था। तो हमें अभी, मेरे को काफी उम्मीद है कि जो सोर्स कोड है वो
एक नेगोशिएशन तो अभी तक हुआ नहीं है पूरे 114 तो हमारे सीसीएस ने क्लियर किया है। अभी जब हम नेगोशिएशन के लिए जाएंगे फर्दर 114 एयरक्राफ्ट रफाल के लिए बहुत बड़ी एक ऑफर है और को प्रोडक्शन में वो आ जाएगा, हमारी असेंबली लाइन बनेगी और वो सोर्स कोड भी देगा ही देगा। ये अभी हमें इसको सोच के अपने हाथ पीछे नहीं खींचने चाहिए। ये है। और दूसरा, आज की तारीख में क्योंकि F-35 हजारों की संख्या में बने हुए हैं और एक्सपोर्ट है, कॉस्ट पर यूनिट पर एयरक्राफ्ट कॉस्ट जो है वो F-35 की अगर सिर्फ एयरक्राफ्ट खरीदना है देखें तो वो कम है, 80 से 100 मिलियन डॉलर तक की है, जबकि रफाल जो है 100 से 125 से 130 डॉलर तक हमको पड़ता है। वो क्योंकि अभी रफाल जो है वो 10, 20, 30 ऐसे करके बनती है और ये जो है फैक्ट्री में हजारों में बनी हुई है, तो कॉस्ट पर यूनिट जो है F-35 कम है, लेकिन लाइफ टाइम कॉस्ट जो होगी वो F-35 बहुत महंगा पड़ेगा। उसको बहुत ज्यादा, उसका जो इंजन वगैरह वो है वो इतने सेंसिटिव है, मेंटेनेंस ओवरहॉल ये बहुत महंगी पड़ेगी। और जैसे कि आपने भी देखा था कोचिन में आके वो खड़ा हो गया था F-35 और 1 महीने तक वो उड़ नहीं पाया था। तो ये और दूसरी बात ये है, ट्रम्प हो चाहे ना हो, अमेरिका जो है कब अपनी टेक्नोलॉजी में हाथ पीछे खींच ले हमें नहीं पता, तो इसलिए F-35 के अगेंस्ट एक पॉइंट हो भी जाता है जी। Su-57 की भी बात चल रही थी, 5th जनरेशन की। जब भी हवाई जहाज होते हैं तो उसकी बात चल रही है, तो ये होता है कि F-35 के मुकाबले Su-57 ज्यादा बेहतर है। जी। फिर से आप बताइए, Su-35 के मुकाबले आपने F-35 के मुकाबले अक्सर ये बात होती है कि Su-57 ज्यादा बेहतर है टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी। दूसरी बात ये है कि रूस से हमारे संबंध अच्छे हैं, तो शायद सोर्स कोड मिलने में आसानी हो या बहुत सारी बातों पर उनकी सहमति हो सकती। जी, ये तो बेशक अभी बात भी आई थी कि नासिक के हमारे जो सुखोई 30 की जो असेंबली लाइंस है अब उनकी और प्रोडक्शन नहीं हो रही है, तो उसको भी उन्होंने देखा था कि कैसे वो सुखोई 57 के लिए, Su-57 के लिए मॉडिफाई कर सकते हैं। काफी एडवांस स्टेज में बात करी थी, लेकिन फाइनल इसमें जो बातचीत होती है वो उसमें काफी पहलू आते हैं। एक ये कि Su-57 अभी तक इतनी बैटल टेस्टेड नहीं रहा है, कॉम्बैट में उसका अभी तक इवोल्यूशन, जबकि रफाल और F-35 दोनों बहुत बार कॉम्बैट मिशंस में, कॉम्बैट एरिया में, दुश्मन के इलाके में हवाई लड़ाई लड़ चुके हैं और दोनों ने अच्छा अपना प्रदर्शन दिया है। Su-57 में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। दूसरा ऐसा है कि हमारे पास पहले से ही रशिया के लाए हुए लड़ाकू विमानों की पूरी श्रृंखला है और हमारी मेहनत, और हम अगर डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो हमें अपने जो पूरी जो लड़ाकू विमान है, कुछ एक देश से, कुछ दूसरे देश से, तीसरे, ताकि किसी भी एक पे अगर सैंक्शन या कुछ लगता है तो हमें दूसरे की तरफ देख के हम अपना काम चला सके। डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है इसमें। तो इसमें जो है फिर बाकी तो इवेल्युएशन एयरफोर्स के टेक्निकल इवेल्युएशन है, लेकिन अगर आप बोलो कि Su-57 अगर F-35 से ज्यादा सक्षम है, वो दोनों आपस में कभी भिड़े नहीं है, तो इनमें कहना बड़ा मुश्किल होगा कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी बहुत सुपीरियर है और वो कॉम्बैट प्रूवन है। Su-57 के बारे में अभी इतना नहीं कह सकते। जनरल साहब, जो AMCA-2 की बात हो रही है, ये भी 5th जनरेशन है क्या? ये हमारा जो स्वदेशी होगा? जी, हमारे जो अभी हमारी जो सोच है वो वही है, आत्मनिर्भर और स्वदेशी, और उसमें 2 हमारे प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। मार्क 1 का तो हो ही गया है, तेजस मार्क 1 तो आ ही गया है। तेजस मार्क 2 जो है वो बड़े एडवांस स्टेज में है, एक्सेलरेटेड उसके ट्रायल्स चल रहे हैं। वो भी हमारे जो है 2030 तक या उसके आसपास एयरफोर्स, 28 से 30 तक एयरफोर्स के पास आने शुरू हो जाने चाहिए। वो है एक 4.5 जनरेशन, जो कि अभी हमारे मिराज रिटायर हो जाएंगे, हमारे जैगुआर की फ्लीट, MiG-29 फ्लीट ये रिटायर हो जाएंगे, तो उसमें एक मीडियम फाइटर सिंगल इंजन वो हमें चाहिए, जो कि तेजस मार्क 2 करेगा। उसका बिल्कुल जो कॉन्फ़िगरेशन मेनली तेजस मार्क 1 पे है, लेकिन उसमें कुछ एडिशंस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी है, तो वो तेजस मार्क 2 उसको भरेगा। लेकिन अगर हम जो 5th जनरेशन की बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे थे F-35 और Su-57 की,
हम चाहते हैं कि हमारे पास अपना 5th जनरेशन हो, और वो 5th जनरेशन एमका है। एमका में जो हमें पूरा 5th जनरेशन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो है एक हम डेवलप कर रहे हैं, और उसका भी जो है अभी डीआरडीओ को नोटिस दे दिया कि आप इसको काम जल्दी कीजिए। एडीए जो उनका है वो उस पे लगा हुआ है, और एमका प्रोजेक्ट पे, पूरा प्रोजेक्ट पे बहुत आई थिंक क्लोजली जो है उस पे ऑब्जर्व और उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जा रहा है। और जो जो टेक्नोलॉजी हमारे पास बाहर से आ रही है उसमें हम उसको ऐड करते जाएंगे। अभी तक उसकी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स वगैरह ये वो सब कुछ हो गया है। मेरे ख्याल से 7 प्राइवेट प्लेयर्स को भी इवेल्युएशन हो चुका है कि कौन इनको बना के देगा। तो एक इंडिया में बहुत सीरियस एफर्ट है। और दूसरा जो हम बात कर रहे थे अभी रफाल की, तो साफरान का जो इंजन है, साफरान एक इंजन बनाने वाली कंपनी फ्रांस जी की है, जी उसने बोल जी दिया जी। कि हम आपकी कंट्री में एक बनाएंगे जो कि स्टेल्थ फाइटर के लिए भी बनेगा। यानी कि हमें 150 किलो न्यूटन का एक वो इंजन बना के देंगे जो हमारे एमका में फिट होगा। तो 5th हम्म। जनरेशन आज हम F-35 अगर नहीं लेते हैं तो 8 साल या 10 साल के बाद अगर हम वेट कर सकते हैं, तब तक हम अगर रफाल से और तेजस मार्क 2 से हम गैप कर रहे हैं तो हमारे को अपना मिल जाएगा। और 120 तेजस मार्क 2 और 120 एम का, इनका ऑर्डर जो है वो अश्योर्ड है, ताकि जो इंडस्ट्री भी आके उनको प्रोडक्शन में देगी। ये जॉइंट वेंचर होगा प्राइवेट और जी। डीआरडीओ का। जी अब जनरल साहब, ये तो हुई भारतीय आकाश की सुरक्षा की बात जिस पर आपने ये बताया। अब दुनिया भर में एक देश की गुंडागर्दी चल रही है। अमेरिका की गुंडागर्दी तो हमेशा चलती थी, लेकिन ये गुंडागर्दी लगता है जैसे मोहल्ले की गुंडागर्दी होती है। अब वो कभी आपने देखा कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, वो फिर वो क्यूबा को भी धमकी देने लगे, और फिर अभी वो उन्होंने क्या किया, वो कहते हैं ग्रीनलैंड पर हम कब्जा करेंगे। तो ये एक दुनिया में एक बड़ा मतलब वर्ल्ड ऑर्डर ही एक दूसरी तरह का होने जा रहा है। मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा इसको आप किस तरह से देखते हैं। आप एज ए स्ट्रेटेजिस्ट, आपको मतलब एक बड़े देश का दूसरे बहुत सारे छोटे देशों पर कब्जा कर लेना, या उनको अपने हिसाब से, अभी ये ट्रंप ने ये भी कह दिया था कि मैं तो वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट मैं ही हूं। तो हाउ डू यू टेक दिस सर? देखिए, इसमें दो चीजें तो पहले मैं बैकग्राउंड के तौर पे बताना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि जब अमेरिका की राइज भी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो सबसे ताकतवर देश बना था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंस्टीट्यूशन बने थे, या फर्स्ट वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशन बना, आईएमएफ बना, वर्ल्ड बैंक बना, जो भी बना, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोलते थे इसको, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न मतलब यूरोप और अमेरिका मिलके नेटो हो गया, चाहे बाकी आप जो भी ले लीजिए, ये सारी की सारी इन्होंने संस्थाएं बनाई थी एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करने के, जिसने उन्होंने माना था कि हम जो है, हमारे ऊपर पूरा बोझ है बाकी दुनिया को चलाने का, हम रूल बनाएंगे और उस रूल से बाकी दुनिया चलेगी। 70-80 साल हो गए हैं, समय बीत गया है। इकोनॉमिक पावर जो पहले वेस्ट को होती थी, अब वो शिफ्ट हो गई है एशिया की तरफ को। जो ग्लोबल साउथ है, अफ्रीका वगैरह है, वहां पे भी प्रोग्रेस अभी शुरू हो गई है, और लोग एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में अपनी अपनी आवाज सुनना चाहते हैं, और वो लग रहा है कि बैलेंस ठीक नहीं है। इसमें जो है प्रभुत्व गोरों का बोलूं मैं, या आप वेस्टर्न डेमोक्रेसीज यूरोप और अमेरिका का देखें, तो ये एक प्रभुत्व था, वो उनके हाथ से फिसलता जा रहा था। उनको अभी जरूरत पड़ी, या उनको लगा कि हमें अपने को दोबारा डोमिनेट करना है यूरोप से ज्यादा अमेरिका को, क्योंकि अभी यूरोप तो इस हालत में है नहीं कुछ कर सके, तो अमेरिका खासकर। दूसरा, अमेरिका को अपने जो डॉलर की डोमिनेंस है, पेट्रो डॉलर, वो जो था खतरे में दिख रहा था। और अभी ब्रिक्स जो आ गया है, उसको कई बार ट्रम्प ने बोला है कि ये ब्रिक्स कंट्री जो है, उनकी इनको भी। मैं तोड़ूंगा, इनको डाउन करूंगा। तो क्यों? क्योंकि अगर ब्रिक्स करेंसी निकल गई है, और ऑयल ट्रेड डॉलर की जगह बाकी जगह हो गया, तो पेट्रो डॉलर गया। और क्योंकि पेट्रो डॉलर पे अमेरिका का कब्जा है, और सऊदी अरेबिया से बात कर रखी है, ओपेक से,
अगर वो चला गया तो जितने नोट छाप रखे हैं डॉलर अमेरिका के, वो तो बिल्कुल वैल्यूलेस हो जाएंगे, क्योंकि अभी हर देश को डॉलर इसलिए रखने पड़ते हैं क्योंकि उसको ऑयल जो खरीदना है वो सिर्फ डॉलर में खरीद सकता है। अगर हमें को डॉलर में ऑयल नहीं खरीदना है तो मैं डॉलर क्यों रखूंगा, और डॉलर को अगर डॉलर की डिमांड गिर गई तो यूएस डॉलर गया। बिल्कुल। तो दूसरी पेट्रो डॉलर, वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर था, है, मतलब ऑयल के रिजर्व्स के ऊपर बैठा हुआ है। तो एक तो इधर की तरफ को संकेत आता है। और तीसरा ये है जो अमेरिका का अपना डेट जो है 38 ट्रिलियन का और बढ़ता जा रहा है, उसके लिए भी कुछ करना है। और अमेरिका देख रहा है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग तो बंद हो नहीं रही है, उसको कहीं ना कहीं से अपने फ्यूचर के लिए मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज ये वो करने हैं। और चौथा ये है कि जो आर्कटिक की आइस गल रही है, जो बर्फ परमानेंट रहती थी वो गल रही है, उससे जो है शिपिंग लेन्स वगैरह वहां से आ रही है। अब ट्रेड वहां से अगर होता है तो उसमें रशिया ने तो अभी चाइना के साथ मिलकर इंडिया को भी ऑफर दिया है, कोचिन टू व्लादिवोस्तोक, कि वहां पे जो हमारा उनके साथ वो रशिया के साथ डील हुआ है लॉजिस्टिक, मैरिटाइम लॉजिस्टिक का, उसमें वो हमारे पोर्ट्स यूज कर सकते हैं और हम उनके पोर्ट्स इंक्लूडिंग आर्कटिक रूट पे वो हमें ट्रेन करेंगे कि कैसे काम करना है। तो आर्कटिक में जो है ऊपर इधर अमेरिका और इधर रशिया दोनों आमने सामने हैं, और लेकिन सबसे पहले आता है ग्रीनलैंड, फिनलैंड वगैरह आते हैं। तो इसलिए अमेरिका अपने वहां पे पैर जमाना चाहता है। एक तो ग्रीनलैंड की रिसोर्सेज है, मिनरल्स हैं, और दूसरा जो आर्कटिक रूट आएगा उस पे डोमिनेंस करने के लिए उनको वो कंट्री चाहिए। अब तरीका क्या, जो वर्ल्ड रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका बोलता रहता था, अब वो उसको तोड़ रहा है। जो डोनरो डॉक्ट्रिन आजकल बोल रहे हैं, डोनाल्ड मोनरो डॉक्ट्रिन के नाम पे, डोनाल्ड ट्रंप की क्या है, तो उसमें पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी, इन सब चीजों पे उसकी पर्सनैलिटी जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। वो एक मेगालोमैनियक है, वो अपने अपने परिवार, अपने वो फायदे के लिए, अपनी ईगो के लिए वो दुनिया को बाकी कुछ नहीं करता। उसका ट्रांजैक्शनल है, अगर तू मेरे काम का है तो तू मेरा दोस्त है। आसिफ मुनीर अगर मेरे काम का है तो आज मेरा दोस्त है, अगर काम निकल गया उसको वापस वहां पे वो पटक देगा। इंडिया, क्योंकि इंडिया में मोदी जी ने उनको फोन कॉल नहीं किया तो वो ट्रेड डील रोक के बैठे हुए हैं। तो मैं ऐसे इसमें उन्होंने जनरल साहब इसमें एक छोटा सा उदाहरण और भी दे दूं। पाकिस्तान का जो हमारा पड़ोसी है, उसके जनरल को बुला के डिनर खिलाया, लंच खिलाया, और उसके बाद कह दिया कि तुम्हारा पासपोर्ट हम वीजा नहीं देते तुमको। अब क्या हैसियत है उसकी, अपने उसको क्या हैसियत पर रख दिया। और हमारे मोदी जी ने बिल्कुल ठीक किया। पहली बार जब उन्होंने बुलाया था उनको मीटिंग के लिए और वहां पे मुनीर बैठा था, नहीं गए मोदी जी, उनको पता था क्या करने वाला है ये। इसको ना अपनी इज्जत है ना दूसरों की इज्जत है, तो ये ऐसे जलील होके तो काम चलता नहीं है। अब इसी सोचना यह है कि अमेरिका का जो सिस्टम है उसमें उनके पास वो किस प्रकार के प्रेसिडेंट या किस प्रकार की पॉलिसीज बना रहे हैं, वो उनकी मानसिकता को दिखाता है। एक एज अ डेमोक्रेसी क्या वो ठीक कर रहे हैं इसी ऑर्डर को जो वो बोलते थे। अभी अब रशिया ने अटैक किया यूक्रेन का, तब भी उन्होंने हमला किया है ना, उन्होंने उठा के जेलेंस्की को तो उठा के नहीं लेके आ गए। आप जाके किसी देश के राष्ट्रपति को आप लेके आ गए और बोले कि इसने इलेक्शन वो किए थे, होते तो हमारे वहां भी बोलते हैं कि वोट चोरी करके बने मोदी, वोट चोरी, तो कल क्या वो मोदी के पीछे आ जाएंगे? शेख हसीना को तो बेचारे को कर ही दिया, इमरान खान को जेल में डाल दिया है। तो बिल्कुल। ये अभी कल क्या होगा कुछ नहीं पता, लेकिन ये तो जरूरी है कि जो वो अभी कर रहे हैं, अभी यूरोप के जो देश है वो अभी खड़े हो गए उनके तटस्थ की भैया ये बहुत हो गया है, अब आप थोड़ा बहुत। और तरीके से काम कर लिए। तो उनको भी ऊपर एग्जैक्टली। बोल दिया कि मैं 10% ट्रेड टैरिफ आप पे लगाऊंगा। तो ये कब तक चलेगा, ये अमेरिका को खुद देखना है। एक अंदरूनी उन्होंने हिसाब किताब लगाना है कि ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प इमिग्रेशन के लिए वो कर रहा है जो कर रहा है, लेकिन तरीके कम से कम न्याय संगत तो होने चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट अगर टैरिफ वाले रूलिंग पे उसको मना कर दे तो क्या होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प सोचता है कि मेरा जो मिड टर्म अभी आने वाले हैं उसमें रिपब्लिकन्स को कुछ दिखाने के लिए, वोटर लेने के लिए मेरे को अपने जी। को मस्कुलर दिखाना चाहिए। तो इसीलिए वो ये सारी चीजें कर रहे हैं। शायद उनके दिमाग में यही है कि उस करने से मेरा माँ का बेस जो जनरल है वो साहब। फंस जाएगा। जी। जनरल साहब, वो और तो जोकर दिख रहा है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा वो दिखा रहा है कि मैं जो चाहूँ वो कर दूं। और इस करने में उसे वो एक जोकर की तरह ज्यादा साबित हो रहा है। मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा था कि ट्रंप और अमेरिका से निपटने के लिए भारत क्या करे? क्या रूस और चीन के साथ गठजोड़ करे?
अभी इंडिया की जो पहले नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी, अब वो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ से हम बोलते हैं कि ग्लोबल साउथ है, डिफरेंट पावर्स है, और दुनिया जो है अपनी अपनी पोलैरिटी पे जो मल्टीपोलर है अपने हिसाब से एक दूसरे से बात करें, लेकिन एक वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए, जो कि हम पहले भी कहते थे कि यूएन जो है, जिसमें कि पूरे ये सुपर पावर्स जो कॉलोनियल टाइम के तब के हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कंट्रीज, जिनका कोई अभी इतना ज्यादा वो ताकत नहीं है, और उसकी मेंबरशिप चेंज करो, आप सिक्योरिटी काउंसिल की करो, ये करो। तो इंडिया भी यही कहता था कि एक चेंज की जरूरत है, लेकिन चेंज होना चाहिए एक मिलजुल के बात करके, ना कि जिस तरह से ये हो रहा है अभी। जैसे मैंने पहले बोला, ट्रम्प ने ब्रिक्स के पीछे पड़ा हुआ है वो, क्योंकि उसको पता है कि ये जो ब्रिक्स है 35% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी को वो रिप्रेजेंट करता है, और आपस में इन्होंने एक जो बना भी दी है, एक करेंसी आ जाती है, कुछ आ जाती है, और डॉलर को जो चैलेंज हो जाता है, ब्रिक्स के आने से डॉलर को चैलेंज होता है। डॉलर जिस दिन चैलेंज हो गया, और जिस दिन हमने उनके स्विफ्ट, उनके पेट्रोल डॉलर और बाकी उनकी जो वेस्टर्न डोमिनेशन और कंट्रोल है वर्ल्ड इकोनॉमी पे, वो टूट जाता है, उस दिन तो त्राही त्राही मच जाएगी। तो उस सिचुएशन को बचाने के लिए वो ये कर रहा है। इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया जो है अपने को एक इमर्जिंग पावर मानते हुए अपने हित में क्या करना चाहिए वो देखेगा। जैसा कि अभी हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं और लेते ही रहेंगे, चाहे हमारे ऊपर कितने और हो जाए। चाइना से हमें अभी सुधारने, संबंध सुधार जाए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन एक उसके साथ भी एक चेतावनी के साथ है, क्योंकि उसकी को जो मर्जी क्या है, बोलता क्या है। चाइना अभी तक कोई ओपन सोसाइटी नहीं है, और वो भी एक आदमी की पर्सनालिटी पे, जो कि खुद को अपने प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बना रखा है, और अपने डिसीजन उसके जो है वो वापस लेता नहीं है। तो जिनपिंग की बात कर रहा हूँ। तो उसके रहते हुए इंडिया को बहुत समझ बूझ के साथ उसके रिलेशंस बनाने, लेकिन हमको चाइना के साथ अगर रिलेशंस ठीक हो जाते हैं, यूरोपियन यूनियन का एफटीए हमारा हो ही जाएगा, तो इंडिया ने अमेरिका को नाराज नहीं करते हुए बाकी देशों से, हमारा जो लॉन्ग पेंडिंग था, अपने बाकी देशों से अपने ट्रेड डील करके एक ऐसी जगह पे रखे कि हमको कोई डाइवर्सिफिकेशन इतना रहे कि एक जगह से हमें झटका अगर लगता है तो हमें क्या फोन फर्क ना पड़े। लेकिन दुश्मन से किसी से अभी मत लो, अभी वक्त नहीं है तलवार लेके मैदान में उतरने का। वो वक्त आएगा 2047 के बाद। जनरल साहब, क्या यूरोपियन यूनियन के साथ जो एफटीए हुआ है, ये उसी श्रृंखला का एक की एक कड़ी है जो आपने अभी बताया? जी बेशक, क्योंकि यूरोपियन यूनियन आपस में कंट्रीज तो अभी उनकी डाउन होते जा रही है, लेकिन आपस में अभी भी एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है। और जो हमारे को अमेरिका से लॉस हो रहा है, और हो सकता है अगर ट्रम्प नहीं माने और वो होता रहे, तो उसके लिए अपने जो हमारे देश के एक्सपोर्टर्स है, व्यापारी है, जो हमारा देश का वो है, वो कम से कम उतना ऑफसेट तो हो जाएगा। थोड़ा हम उधर पे करेंगे, थोड़ा ग्लोबल साउथ में। अभी अगर मोदी जी इतने सालों में इतने देशों में गए हैं जहां उनको नवाजा गया है, और हमारे रिलेशन इतने अच्छे हैं, तो अगर जितना अमेरिका से हमें लॉस होता है, उतना ऑफसेट करने के लिए अगर हम न्यू मार्केट्स ढूंढ पाते हैं, और गुडविल हमारी बहुत ज्यादा है, सब लोग हमसे ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में एक ही तो इकोनॉमी है जहां कंजम्पशन हो रहा है, जिसकी ग्रोथ बढ़ रही है। तो सब लोग बिल्कुल। हमारे पास आना चाहते हैं। हमारे पास अभी तक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो गया है, और पूरी हमारी गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, ये बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। शायद हमको थोड़ा और अपने को सशक्त करना पड़ेगा। बाकी देशों से, अमेरिका से छोड़ के बाकी देशों के बाद 1-to-1 एफटीए हमारे बातचीत चल रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। ब्रिटेन के साथ भी हो गई है, ईयू के साथ भी हो गई है। उनको हम 26 जनवरी पे बुला रहे हैं। ये दिखाना है कि भाई साहब, आपके अलावा हमारे पास और खरीदार भी है, जो हमारे को आने के लिए खुद हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हम इच्छुक हैं आने के लिए। तो ये बिल्कुल। इससे अच्छी बात हो नहीं सकती है। और जैसे पहले कहा, ऑल्टरनेट मार्केट्स हम ढूंढेंगे। रशिया, चाइना, इंडिया का जो भी हो सकता है, एक लिमिट तक हम उसको एक पावरफुल अपने रिलेशंस रखेंगे, ताकि हमें कोई ऐसा झटका ना दे पाए। और उसके अलावा अमेरिका से हमें दुश्मनी लेने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे कितना ही वो हमें प्रोवोकेट करे। जनरल साहब, इस डिस्कशन में एक आखिरी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो रह गया। तो ईरान हमारे पड़ोस में है। अब ईरान में
विद्रोह फैलाने में पाकिस्तानी हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, ये अभी पता चला है। तो क्या ईरान और पाकिस्तान के संबंध बिगड़ने वाले हैं और इसका भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा? भारत को इसका फायदा है या नुकसान है? जो भी कुछ हो रहा है ईरान में, उसमें पाकिस्तानी जो एंगल है उससे। तो कुछ आपका इस पर क्या विचार है? देखिए, जो पहली बात तो जो पाकिस्तान का एंगल है उसको देख लेते हैं। आसिम मुनीर का जो डिनर था व्हाइट हाउस में, उसके बाद जी। तो वो एक वफादार, क्यों अब मैं क्या नाम लूं, मतलब वो जो बुलाएगा पूछ हिला के वो काम करेंगे। तो उसमें कुत्ते कह उनकी सकते हैं जो, सर, जी, कुत्ते कह सकते हैं, कुत्ते कह सकते हैं हाँ, हम, वो फायदा। हाँ। बिल्कुल, तो दो मिला के वो जो बोलेंगे उनको करना पड़ेगा। तो वो करना पड़ेगा। तो अभी अमेरिका को एक ऑप्शन अफगानिस्तान के लिए अगर कुछ है या ईरान के लिए कुछ है, तो एक कंट्री वही है पाकिस्तान, जिसके लैंड बॉर्डर्स मिलते हैं और जिसके बेसिस वो इस्तेमाल करता है और अभी भी कर रहे हैं। और अगर ईरान के अगेंस्ट ऑप्शन आएगा तो पाकिस्तान उनका एक बहुत मेजर बेस होगा जहां से वो एक्शन करेगा। अभी ट्रम्प क्या बोलते हैं, क्या करते हैं? जो बोलते हैं वो करते हैं, कभी वो नहीं बोलते फिर भी करते हैं, जो करते हैं कभी बोल के नहीं करते हैं। तो अभी पर जो संभावना है, कैपेबिलिटी जो अभी अमेरिका की है, वो अगर उन्होंने करना है, समुद्र से कुछ नहीं होता। लैंड ऑपरेशन, लैंड से आप स्पाई भेज सकते हो, लैंड से आप टोही विमान भेज सकते हो। आपको बेसिस चाहिए बगल लैंड में, तो वो उसको पाकिस्तान से मिलते हैं। और वो अमेरिकन हथियार वहां पे है ही। अभी जो कराची में आग लगी है, वो क्या ड्रोन आए थे या वैसे ही कोई विस्फोट हुआ था, कुछ पता नहीं। लेकिन ईरान ने भी यही बोला है कि इस सब कॉन्टिनेंट में कई देश हैं जो कि हमारे खिलाफ कर रहे हैं, उनको हम चेतावनी देते हैं। उसके बाद शायद दोनों विदेश मंत्रियों में बात भी है और ईरान ने चेता दिया है पाकिस्तान को कि दाएं बाएं अगर हम कतार वगैरह भी कर सकते हैं, तो आप भी कोई हम अछूत तो नहीं है। और वैसे भी शिया देश है ईरान, और सुन्नी देश है, प्रिडोमिनेंट देश है पाकिस्तान, जहाँ शिया उसको ज्यादा बहुत प्रताड़ित किया जाता है शिया कम्युनिटी को। तो वैसे भी ईरान और पाकिस्तान के पिछले साल ही बमबारी भी थी, इन्होंने फाइटर जेट भेजे थे, उन्होंने फायरिंग की थी। तो बहुत अच्छे संबंध तो है नहीं, लेकिन फिलहाल ईरान ने कुछ नहीं किया है। हाँ, पाकिस्तान में अमेरिकन हथियार होंगे, पाकिस्तान के बेस से पक्का अमेरिकन जो है वो हवाई जहाज उड़ा रहे होंगे, या हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को भी पता ही है। जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारे मुद्दों के बहुत सारे इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर आपने उन्हें रेखांकित किया और ये बताया कि उनके भीतर की क्या बात है। जो भी कुछ हुआ पिछले हफ्ते, उन सारी दुनियावी घटनाओं के पीछे की क्या वजह रही और आगे क्या होने वाला है, भारत के मुतल्लिक उसका क्या मतलब है, भारत के सापेक्ष भारत को कैसे उसे लेना चाहिए, आपने इन सब पर रोशनी डाली। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।